करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। सर्वप्रथम क्या था, 1949 में हीरालाल शास्त्री, इस समय 5 संभाग थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री को पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री सीएम बनाया था। ये नियुक्त होकर भी आए थे और ऐसे भी इनको नियुक्त किया गया था, मनोनीत भी थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कब हुआ 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जब आए तो उन्होंने क्या किया, इसे ख़त्म कर दिया, संभाग की व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म कर दी। फिर पुनः शुरू की गई 1987 में, जब हरिदेव जोशी अजमेर संभाग बनाया और 6 संभाग हो गए। 7वां संभाग, क्योंकि हरिदेव जोशी ने जो 5 थे पुराने उनको भी चालू कर दिया था और 6ठा एक और बना दिया, अजमेर। 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना, ये भरतपुर को बनाया। उसके बाद 17 मार्च 2023 को अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग पाली, बांसवाड़ा, सीकर बनाने की घोषणा की, जिसे 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई। कमेटी कौन सी थी इसको बनाने की? राम लुभाया कमेटी। अभी राम लुभाया कमेटी ही वही कमेटी है जिसने 50 स्टेट बनाए हैं, 50 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं अपने स्टेट के अंदर, ये वो है। ठीक है, वर्तमान में 10 संभाग है। इन संभागों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई है। नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2023 को आ गया था। ठीक है, अब राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसमें 4 बार हुआ है। इसमें कौन कौन मुख्यमंत्री थे और कौन कौन राज्यपाल थे, हमें ये याद करना है। पहले मोहनलाल सुखाड़िया 1967, ठीक है। फिर 19 अप्रैल 1977, इसमें हरिदेव जोशी, वेदपाल त्यागी, और फिर 9 फरवरी 1980 और दिसंबर 1992, इसमें भैरव सिंह शेखावत थे। और इधर राज्यपाल एक बार तो रघुवीर तिलक थे, एक बार चेन्नास्वामी रेड्डी थे। अब देखो, याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो, पहली बात तो ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये याद करने का तो ये है कि देखो, जयपुर एक एरिया, जयपुर, ठीक है। जोधपुर में क्या है, जोधपुर में अपना कोर्ट है, हाई कोर्ट। उदयपुर को हमने खनन विभाग दिया था, खनन विभाग दे दिया। बीकानेर के पास क्या है, एजुकेशन विभाग है। और कोटा क्या है, कोटा का नाम तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है कि हम लोग को 2 चीज़ याद करनी है। एक तो ये याद करनी है कि फ़िलहाल कितने संभाग है और कब बने। 17 मार्च 2023 को बने हैं, लेकिन नोटिफिकेशन कब आया? 5 अगस्त 2023 को आया है और 7 अगस्त 2023 से इन्हें लागू कर दिया गया है पूरी तरह से। तो ये चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये, ये 3 चीज़ें याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा याद करना है पाली, बांसवाड़ा, सीकर हो गया। अजमेर क्यों संभाग बना? अजमेर बोर्ड भी है, आपको पता होगा। इसको बाद में RBSC बोर्ड दे दिया गया है। लेकिन अजमेर की एक बात ये भी है कि अजमेर हमेशा से जयपुर का सेंटर पॉइंट रहा है। ठीक है, और फिर पाली, बांसवाड़ा और सीकर को बनाया गया है अभी नया, ये याद रखना। ठीक है, कौन सी कमेटी? लुभाया कमेटी। उन्होंने ऐसा लुभाया कि 50 डिस्ट्रिक्ट बन गए। ठीक है, अब हमें याद करना है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए जब कौन से CM थे और कब कब लागू हुए। तो देखो, 1 मार्च 1967 में लागू हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया और संपूर्णानंद थे तब। जब देखो 1 मार्च 1967, ये वही टाइम पीरियड है जब इसके लगभग के आसपास भारत में भी लगा हुआ था इमरजेंसी। ठीक है, और 1977 इस टाइम पे तो वो स्थिति हो गई थी 75 के आसपास, तो जब एक इमरजेंसी लगी हुई थी और उसके ऊपर कुछ रूल बनाने के बाद में दूसरी इमरजेंसी लगा दी गई थी, उसको हटा के। ठीक है, तो डबल इमरजेंसी वाला केस कर दिया था। तो हरिदेव जोशी और वेदपाल त्यागी। ठीक है, फरवरी 1980 में भैरव सिंह शेखावत थे और दिसंबर 1992 में भी भैरव सिंह शेखावत थे। अब इसको ऐसे याद कर लेना, 67 से 77 1 ईयर हो गया। फिर 80
फिर 92 ये याद कर लेना, इसे तो याद हो ही जाएगा 1892 तो, और दोनों में भैरव सिंह शेखावत थे तो वैसे भी याद हो जाएगा। रघुवीर तिलक और चेन्ना स्वामी रेड्डी। देखो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो राज्यपाल ज़्यादा पूछेगा बजाय मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री सबको याद होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से संभाग में क्या क्या जोड़ दिया गया है। तो देखो जयपुर में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दूदू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली और बहरोड 7 जिले जोड़े गए। ठीक है, आपको बताती हूँ। देखिए जयपुर है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया है। जयपुर, अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा। ठीक है, ये क्या है ना, जयपुर और अलवर से टूटे हुए और दौसा ये जोड़ा गया है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा संभाग है। जयपुर के बाद में क्या था, जोधपुर, जोधपुर ये रहा। जैसलमेर, फलौदी। अब जैसलमेर क्यों जोड़ा जाएगा जोधपुर में, इसका तो एक रीज़न ये भी है कि जब एकीकरण हुआ था तब जोधपुर ने ही जैसलमेर की हेल्प की थी, तो जोधपुर के अकॉर्ड लगभग अंडर में आ गया था जैसलमेर, ऐसा मान सकते हो आप। तो जैसलमेर, जैसलमेर का टुकड़ा है फलौदी है, जोधपुर का टुकड़ा जोधपुर ग्रामीण है, बालोतरा और बाड़मेर इधर के एरिया। ठीक है, अब इसके बाद में एक और संभाग है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अब उदयपुर संभाग के अंदर आ रहा है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सुलंबर, भीलवाड़ा। ये तो ये एक एरिया है। ये याद रखना कि भीलवाड़ा से टूटा हुआ शाहपुरा किसी और संभाग में जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। वो ये पूछेगा कि शाहपुरा किसने संभाग में है, तो हम कर देंगे गलत, हमें गलत नहीं करना है। वो अजमेर संभाग में है। अजमेर संभाग कब बना, अजमेर संभाग लेट बना था ना, उससे लेट बना था, मतलब 4 संभाग बने थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, कोटा, 5 संभाग उसके बाद बने थे 1982 में, जब वो हरिदेव जोशी आए थे तब फिर एक और संभाग बना था छठा, वो उदयपुर था। ठीक है, फिर सॉरी वो अजमेर था। अब देखो नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, ब्यावर, ये है अजमेर संभाग के बाद। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में क्या है, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये तो हाड़ौती वाला एरिया है। कोटा संभाग में तो क्या है, हाड़ौती वाला एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब सीकर संभाग में देखो, इसमें डिडवाना, कुचामन तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये लगभग वो वाला एरिया है जिसे शेखावटी कहते हैं, शेखावटी। ठीक है, वो वाला एरिया लगभग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। ठीक है, बीकानेर में है, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ऊपर ऊपर के। ठीक है, बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, अभी ये वो वाला एरिया है जहाँ पे एसटी कम्युनिटी ज़्यादा थी, मैंने बताया था ना, वागड़ जिसको बोलते हैं, वागड़ एरिया, ये वो प्रदेश है। अब लगभग सारे संभाग हो चुके हैं हमारे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है यह कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो देखो विषमकोणीय चतुर्भुज आकार है, पहली बात तो वो विषमकोणीय चतुर्भुज आकार दे देगा। फिर अगर वो नहीं देता है तब पतंगाकार करना है, पहले नहीं करना है, जब तक ये दे रखा है कुछ और नहीं करना है। ठीक है, हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की, रोम्बस यही होता है। ठीक है, भारत की कुल भूभाग को राजस्थान 10.41 भाग रखता है। मैंने आपको बताया था जब भारत का हमने क्षेत्रफल पढ़ा था 32,87,269 किलोमीटर स्क्वायर पड़ा था, तब हमने इससे राजस्थान का एरिया निकाला था। तो राजस्थान का एरिया मतलब इसका 10 तो 32 हो गया, 32 लाख समथिंग हो गया, वो 3 लाख आगे हो गया जो भी, और 41% की वजह से 34 हो गया था ये। तो अब ऐसे आएगा 349,239, ऐसा कुछ आ गया था ये। ठीक है, फिर इसका मील चेंज किया था जब हमने ये 139 और 139 ऐसा कुछ आ गया था। ठीक है, सॉरी 342 और 239 किलोमीटर स्क्वायर था। तो ये 132 और 139, ये मतलब ये एज इट था, ये एज इट, ये भी एज इट,
ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 3 है ये आ गया था, और फिर 1 1 हमने कर दिया था। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। हालांकि इसका 50%, अगर आप इसका 10% निकालोगे, 41% निकालने की कोशिश करोगे तो भी निकल जाएगा। लाइक 32 87 इसका निकाल लो, लाइक इसका 10.41% निकाल लो, भाग 100 दे दो, तो कुछ ऐसे ही आ जाएगा। तो आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको राजस्थान का याद है, बहुत अच्छी बात है। उसका 1041 मतलब उसको 10.41% मानकर आप इंडिया का निकाल सकते हो। इंडिया का याद है 10.41%, उसका निकाल कर आप राजस्थान का निकाल सकते हो, अगर आता है तो एग्ज़ाम में। अब देखो, कुछ राजस्थान की कुछ भूगर्भिक संरचनाएं, जैसे आद महाकल्प, प्री अरावली, प्री कैम्ब्रियन। अब देखो अरावली का क्या है ना, सबसे ओल्डेस्ट चीज़ अगर पूरे भारत में कुछ ओल्डेस्ट पर्वत तो अरावली है। तो आद महाकल्प मतलब एकदम पुराना, आद मतलब कहते हैं लाइक आदि मानव के ज़माने का, तो वो क्या है, अरावली और प्री कैम्ब्रियन। फिर पराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, इसमें आता है विंध्यन, परमियन और कार्बोनिफेरस महाकल्प। अब मध्य जीव में आता है क्रिटेशियस, जूरेशियस, क्योंकि जूरेशियस वो टाइम था जब डायनासोर्स होते थे। ठीक है। अब नवजीवी महाकल्प में तृतीयक महाकल्प, चतुर्थ महाकल्प। अब इस टाइम पे वो वाला एरिया है जब हिमालय वगैरह होते थे, इनका निर्माण वगैरह होता है टैडी सागर से, वो समय पीरियड है। ये सब पूछेगा नहीं आपसे, मैं बता देती हूँ। वो सिर्फ ये पूछता है कि एक्चुअली में क्या है ना, सबसे ओल्डेस्ट पर्वत अरावली है और पूरे इंडिया का है, तो वो यही चीज़ आपसे पूछता है। ठीक है। अब इसमें है प्री अरावली में है अन्नाच्छादन, अवशिष्ट पर्वत और बुंदेलखंड नीस। ये है डीन्यूडेशन। अन्नाच्छादन मतलब डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन मतलब होता है एकदम क्लीन, एकदम मतलब लाइक एक भी पौधे वगैरह कुछ है ही नहीं ज़मीन पे, ज़मीन खाली हो जाती है। लेकिन इसको बंजर नहीं कहते, इसका मतलब होता है बस ज़मीन पौधे रहित हो चुकी है। रेसिडुअल माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है अरावली। अरावली है ना, रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, मतलब अवशिष्ट पर्वत। क्या हुआ ना, अरावली थी पहले एक अच्छा पर्वत था, फिर इसको काटते गए, उसका सेल्फ भी अपर्दन हुआ है, और हमने भी किया है। देखो, हमने खनिजों के लिए किया और सेल्फ भी होता रहा है, तो कटती गई। ऐसा इसलिए होता है कि फैलाव वगैरह नीचे हो रहे होते हैं, तो वो कटती जाती, तो कटती गई। तो अब कुछ जो बचा है वो अवशिष्ट पर्वत है कि हाँ इतना सा बच गया है। ठीक है। बुंदेलखंड का एक एरिया है, उसमें पर्टिकुलर टाइप की चट्टानें पाई जाती है, उस जगह को बुंदेलखंड निस कहते हैं। निस एक प्रकार की चट्टानें होती है। देखो, अब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अरावली विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में आती है, तो ठीक है। इसमें आच्छादन अपर्दन हुआ है, इसके प्रकार होने से। अब आच्छादन में अपक्षय और अपर्दन आता है। अपक्षय क्या होता है, किसी चीज़ का टूटते जाना, टूट के बिखरते जाना, और अपर्दन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है। बुंदेलखंड में बेड़च घाटी, वैसे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में 110 किलोमीटर तक भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से, बेड़च नदी है यहाँ पे ना, BSG, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। ठीक है। बुंदेलखंड निस में गुलाबी ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। अब मैं आपको बताऊं, ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, उसी की कायांतरित चट्टान जो रूपांतरित जिसको कहते हैं, थोड़ा टाइम में वो रूपांतरित हो जाती है, वही निस होती है। इसलिए ही ग्रेनाइट, बुंदेलखंड निस में ग्रेनाइट वाला चीज़ पाई जा रही है। इसके साथ अन्य चट्टानें पैगमेटाइट, मैग्नेटाइट, शिस्ट और हार्न ब्लेड ये पाई जाती है। अब पता है प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था ना, उस टाइम पे अरावली पर्वतमाला का निर्माण अपनति के कारण हुआ था। अपनति लाइक एंटीसाइक्लिन, ये क्या होता है ना, जब है ना कोई भी वलन होने लगता है, जब कोई भी पर्वत का वलन होता है और फिर वो ऊपर की साइड उठने लगता है, तो जो ऊपर उठ रहा है वो तो अपनति कहलाता है, और जो नीचे वाला है वो अभिनति कहलाता है। ठीक है। अब मतलब ऊपर, अभिनति मतलब नीचे। वलन क्या होता है ना, दो चीज़ें ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन लगती है और ऐसे टूटने लगती है। लाइक है ना, एक पत्थर है
दूसरा पत्थर है, अब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो आप कभी देखना कि दो ट्रक ऐसे टकराए और सीधे हो गए, इस तरह की शेप बना ली हो, तो ये टूटेगा और फिर ये ऐसे इकट्ठा होता जाएगा। ये वलन है, इसमें वलन पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक पत्थर ये आया, जोर से आया, ये जोर से आया और ये टूट के इकट्ठा हो गया, फिर ऐसे इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। ये एक दूसरे टकराए जा रहे हैं, तो ऐसा वलन होता है। तो क्या होता है ना, भूगर्भ में सर्पिलाकार आकृति का वलन कहलाती है। ये तो एक टाइप से परिभाषा जैसा है, पर होता ही है वलन। अरावली पर्वत को वलन का उदाहरण या वलित पर्वत का कहा जाता है, और हमारा जो हिमालय है वो भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। ज़्यादातर वलित पर्वत के होते हैं, जैसे रॉकी माउंटेन है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, वो है अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। तो वैसे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैकोलिथ। देखो फैकोलिथ में क्या होता है ना, जब आपके मैग्मा का जमाव होता है ना, तो जब आपके मैग्मा का जमाव होता है तो क्या होता है ना, ये जो वलन बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों के बीच में मैग्मा जम जाता है। लाइक दो वलन ऐसे हैं, इनके बीच में मैग्मा जम गया, तो इसे फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। और समपनीति मतलब होता है ये जब एक साथ ही बहुत सारी होती है और सेम होती है। देखो है ना, समपनीति में मैं ना दोनों के कोण, भुजाएं ये सब सेम होती है, तो फिर उसे बहुत सारे वलन्स जैसे हो जाते हैं, तो फिर उन्हें समपनीति या फिर एंटी क्लिनोरिज्म कहते हैं। और जब ये संपत्ति हो जाती है तो समपनीति के कारण एक विशाल सीमा भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसे कहते हैं। अब आप जाने सोचेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये क्या चीज़ है। आपको पता होगा कि हिमालय मैंने कई सारे हिमालय, एक तो ट्रांस हिमालय है, एक महान हिमालय है, फिर एक लघु हिमालय है, शिवालिक जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे हैं। तो इनके बीच में यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, मतलब बहुत बड़ी बाउंड्री बन गई है दोनों के बीच में, ऐसे कुछ, तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। तो इसी की बात कर रहा है कि वो बड़ा विशाल भ्रंश बन जाता है। अब जो विशाल पर्वत है तो भ्रंश भी विशाल ही होगा, उनको अलग करेगा तो इसलिए। अब देखो प्रीकैम्ब्रियन समूह है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अरावली महासमूह मैंने आपको कहा था प्रीकैम्ब्रियन टाइम पे, ये अरावली महासमूह है, और एक दहली सुपर ग्रुप है। अब दहली महासुपर ग्रुप हमें समझ में नहीं आ रही क्या है, क्या है ना, अरावली का फैलाव गुजरात से लेकर इधर यहाँ पे है रायसीना की पहाड़ी, है ना, मजनू का टीला, रायसीना की पहाड़ी, दिल्ली रीच, इसको बोलते हैं दिल्ली रीच, इस जगह तक इस अरावली है, यहाँ अरावली ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अरावली को डिवाइड करेंगे। भारत में अरावली का फैलाव हमारे राजस्थान से बाहर भी है, लेकिन हम सिर्फ राजस्थान का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अरावली कहाँ से गुजरती है उस अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो अरावली को देखो 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ये है नॉर्थ अरावली, ये है मध्य अरावली, ये है साउथ अरावली, ठीक है। नॉर्थ, मध्य इसको मिड अरावली या मध्य अरावली कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये पहले तो ये याद रखना है, फिर शुरू करेंगे हम। अब हम देख लो रायलो समूह, क्योंकि इस टाइप पे रायलो टाइप की जो पर्वतमालाएं थी उन्हें रायलो शब्द से संबोधित किया गया इस एरिया में, इसलिए रायसीना है आगे जाके, ठीक है। अजमेर या बीच में सेंटर में पड़ रहा है इसलिए इसको अजमेर, इसीलिए इसको जो हमेशा से कोई भी दिल्ली रियासत जो भी होती थी वो इसको पाने की कोशिश करती थी। अजमेर पे एक बार आपने कब्ज़ा कर लिया तो आपके लिए पूरे राजपूतानों को पे नज़र रखना आसान हो जाता था। इस कारण बेड़च नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो इसे BSG कहेंगे, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप जो हमने कहा था, ये दहली सुपर ग्रुप है, ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप है, ठीक है। उदयपुर महासमूह, ये रहा झाड़ोर महासमूह जिसे कह रहे हैं, और ये अजबगढ़ महासमूह है। अब हम पढ़ते हैं कि देखो अरावली सुपर ग्रुप है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसमें क्या होता है, फाइलाइट्स और क्वार्ट्ज चट्टानें मिलती है और बहुत सारे मोड आ गए। मैंने आपको पहले भी बताया था सुपर ग्रुप
अरावली बहुत बड़ी है, तो सुपर ग्रुप लाइक ऐसे 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 बनी हुई है ना, तो ये बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं, ये मोड़ ये मोड़ ये मोड़, तो ये सब क्या हो गया, इससे अरावली का निर्माण हो गया है। अब इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, एक तो फाइलाइट्स, एक क्वार्ट्ज चट्टानें मिलती है। एक तो झाड़ोल समूह, एक उदयपुर महासमूह, दो टुकड़ों में बटी हुई है ये। फाइलाइट्स व क्वार्ट्ज की प्रधानता है इसमें, तो दूसरे वाले में उदयपुर वाले में फाइलाइट्स, मार्बल, लाइमस्टोन और माइकाशिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। ठीक है। अब दहली सुपर ग्रुप में राजस्थान का सर्वाधिक विस्तारित, इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरता है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि ऐसे जाके ऐसे ही तो अरावली को पर्वत ऐसे ही तो बनता है, नीचे जाके ऐसे चौड़ा सा हो जाता है ना, इस चक्कर में यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है और इसकी शुरुआत दिल्ली से गुजरात तक है। ये दिल्ली है और ये गुजरात है, और इसका विस्तार क्योंकि सबसे ज़्यादा अरावली का एरिया किस में आ रहा है, राजस्थान में। ठीक है। अजमेर में पश्चिमी पहाड़ियों का निर्माण इसी कारण हुआ है। इसे सुपर ग्रुप में 3 भागों में विभाजित किया गया है। रायलो सुपर ग्रुप दहली ग्रुप के समांतर ही चलता है। इसके अंतर्गत क्वार्ट्ज मार्बल, जिसे मकराना कहते हैं, शैल भी पाई जाती है। ठीक है। अलवर के आसपास की पहाड़ियों को विस्तारित है। अलवर समूह उत्तरी भाग से रायलो समूह विसंगत विलय होता है। अजबगढ़ समूह किशनगढ़ के आसपास नेफेलाइन साइनाइट चट्टानें मिलती है। एरनपुरा में कोका ग्रेनाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। दहली सुपरग्रुप अरावली सुपरग्रुप के नीचे की संरचना विभेदन व विवर्तनिक संरचना भिन्न है। ठीक है, विभेदन